हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का पार्ट 1, जिसमें कक्षा 10 के स्वर्णिम भारत के चैप्टर को लिया गया है, जिसमें मौर्य काल तक का संपूर्ण विवरण आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न, समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता था? तो समुद्र पार के जो भारतीय प्रदेश थे उनको द्वीपांतर कहा जाता था। गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श काल किसे कहा जाता है? महाजनपद काल को गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श काल कहा जाता है। किसे? महाजनपद काल को। स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता किसे माना जाता है? तो सर्वोत्कृष्ट सभ्यता माना जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को। विश्व ज्ञान कोश के रूप में किसे जाना जाता है? वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। महाजनपद काल का समय क्या माना जाता है? 600 से 325 ईसा पूर्व तक। कब तक? 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल का समय माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने महाजनपदों का भारत पर शासन रहा है? तो 16 महाजनपदों का भारत पर शासन रहा है। किस ग्रंथ के अनुसार? अंगुत्तर निकाय के अनुसार। किस धर्म का ग्रंथ था? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ था, जिसने महाजनपदों की संख्या 16 बताई है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, जिसको मैथोरा भी कहते थे, और शूरसेन को शूरसेनाई भी कहा जाता था। ये यूनानी लेखकों द्वारा कही गई शब्द हैं कि शूरसेन को क्या कहते थे? शूरसेनाई, और मथुरा को मैथोरा कहते थे। इसलिए ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने। यदि एग्जाम में शूरसेनाई आ जाए या मैथोरा आ जाए तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, ये एक ही भाषा, एक ही शब्द के अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में कौशल या कोसल महाजनपद के उत्तरी व दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी थी श्रावस्ती। कौन से महाजनपद के? कौशल। कौशल महाजनपद के बुद्ध काल के समय दो राजधानी हुई हैं, उत्तरी भाग की साकेत और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती। राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे? तो राजस्थान में जनपद पूछा, देखिए महाजनपद नहीं पूछा। तो जनपद कौन कौन से थे? शूरसेन, मत्स्य, जांगल और शिवी। ये 4 जनपद जो थे ये राजस्थान की सीमाओं में थे। शूरसेन, मत्स्य, जांगल और शिवी। कुरु जांगला और माद्रे जांगला को महाभारत काल में अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो कुरु जांगला और माद्रे जांगला को जांगल देश के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में, जो कि वर्तमान के बीकानेर और जोधपुर जिले का क्षेत्र कहलाता था। जांगल देश की राजधानी अहिछत्रपुर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये नागौर जिले से। जांगल देश किसको की जो राजधानी थी वो क्या थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर क्या है? वर्तमान नागौर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के राजा के राज चिन्ह पर क्या लिखा होता था? तो बीकानेर के जो राजा थे उनको क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह कहते थे बीकानेर के राजा को। तो उनके राज चिन्ह पर क्या लिखा होता था? जय जांगलधर बादशाह। चंबल नदी की पहाड़ियों के पास से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक किस जनपद का क्षेत्र था? यह था मत्स्य जनपद का क्षेत्र। चंबल नदी की पहाड़ियों के पास से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक जिस महाजनपद का क्षेत्र था वो था मत्स्य। बहुत सारे बच्चे मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य उच्चारण नहीं, मत्स्य बोलते हैं इसको, मत्स्य जनपद। महाभारत के अनुसार चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर किसने शासन किया? तो ये किया था राजा शहाज ने शासन किया था। महाभारत के अनुसार चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शहाज ने। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। क्या थी मत्स्य जनपद की राजधानी? विराटनगर। को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बेराट, जो कि जयपुर में बेराट के नाम से जाना जाता है। शिवी जनपद की राजधानी क्या थी?
तो शिवी जनपद की राजधानी जैसा कि सभी जानते हैं नगरी चित्तौड़। पाकिस्तान के शोर कोट को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जो पाकिस्तान का शोरकोट है वर्तमान में वो शिवपुर के नाम से जाना जाता था, और यह भी शिवी जनपद की जो राजधानी रहा है। एक तो रहा है नगरी चित्तौड़, जो अभी आपने पढ़ा शिवी जनपद की, यदि एग्जाम में प्रश्न आता है कि शिवी जनपद की राजधानी क्या है तो उत्तर होगा नगरी चित्तौड़। लेकिन पाकिस्तान का जो शोरकोट वर्तमान में है वो भी शिवपुर के नाम से जाना जाता था, और यह भी शिवी जनपद की राजधानी रहा है। तो दोनों में से एक ऑप्शन में आता है। परीक्षा में जनरली नगरी चित्तौड़ ही परीक्षा में पूछा गया अभी तक जितनी बार भी आया है, और यदि नगरी चित्तौड़ परीक्षा में नहीं आता है तो फिर आंसर क्या होगा? शिवपुर। और यदि दोनों भी दे दिए जाएं, मान लीजिए कोई विद्यार्थी के दिमाग में ये प्रश्न रहे कि दोनों यदि परीक्षा में आ गए तो क्या करेंगे, तो दोनों भी यदि आ जाते हैं तो नगरी चित्तौड़ ही इसका आंसर होगा, क्योंकि पहले जो राजधानी रही है उस राजधानी को मान्य नहीं किया जाता। अंतिम बार में लास्ट में जो राजधानी होती है वही मान्य की जाती है एग्जाम में। तो अंतिम राजधानी शिवी जनपद की यही रही है, नगरी चित्तौड़। अगला प्रश्न है, मंदसौर से प्राप्त 5 गुहा लेखों का संबंध किस जनपद से है? तो ये शिवी जनपद से। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, वहां 5 गुहा लेखों का संबंध है, यानी 5 गुहा लेख हैं शिवी जनपद के समय के। जनपदों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी? तो ये जो 4 जनपदों के आपने नाम पढ़े हैं, इन चारों जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी संस्थागार सभा। संस्थागार सभा के सदस्यों द्वारा निर्धारित विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाता था? यह कहलाता अनयु विरोध, यानी कि निर्धारित विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त करना। विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाता था? अनयु विरोध, संस्थागार सभा के सदस्यों द्वारा। और इसी का अगला प्रश्न है कि जो विवादग्रस्त विषय होते थे उन पर मतदान में काम में ली जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी? बहुरंगी शलाकाएं। जब किसी विषय पर विवाद होता था तो उस विवाद के लिए वो मतदान करवाते थे, वोटिंग होती थी, और उस वोटिंग में क्या काम में ली जाती थी? बहुरंगी शलाकाएं। मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव किस वंश के समय हुआ था? तो मगध का जो है साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हुआ था हर्यक वंश के समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत पर किए गए आक्रमण की जानकारी किन तमिल ग्रंथों से प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था, उसकी जानकारी 2 तमिल ग्रंथ हैं, अहन्नानूर और मुर्नानूर। इन दोनों ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत पर किए गए आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए इस पे स्टार लगा हुआ है ऊपर, स्टार का मतलब यह है कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन भी प्रश्नों पर स्टार लगा होगा वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन पर ऊपर स्पेशली स्टार को मेंटेन किया है ताकि आप उसको विशेष रूप से ध्यान रख सकें। और ये वीडियो इस स्तर से बनाने का तात्पर्य है कि आप प्रश्न पढ़ें और एक ही बार में आपको उत्तर याद हो जाए, ताकि परीक्षा में जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो आपके सामने तुरंत आंसर आपको नजर आ जाएगा कि ये आंसर है। इसलिए इसको डायरेक्ट उत्तर के रूप में क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, ताकि विद्यार्थी के मस्तिष्क में केवल एक उत्तर प्रश्न का रहे, वो विभिन्न उत्तरों के पीछे न भागे। इसलिए आप इन प्रश्नों को सावधानी से और ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक प्रश्न को इसमें मेंटेन किया गया है ताकि आपका रीट में सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके कहां अपना शरीर त्यागा था? तो उन्होंने श्रवण बेल गोला में जो है उपवास करके, जो कि मैसूर में, वहां पर अपना शरीर त्यागा था। यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स किस मौर्य शासक को कहा है? तो अमित्रोचेट्स या अमित्रोघात जो है वो बिंदुसार को कहा जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। सिंहसेन की उपमा जैन ग्रंथों में किसी दी गई है? तो ये बिंदुसार को दी गई। किसे दी गई है? बिंदुसार को। तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों में क्रमशः अशोक
और सुसीम को भेजा गया, जिसका वर्णन कहां मिलता है? दिव्यावदान में मिलता है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें क्रमशः पहले विद्रोह में तो अशोक गया था और दूसरे विद्रोह में सुसीम गया था। इसका वर्णन कहां मिलेगा? इसका वर्णन मिलता है दिव्यावदान में हमें मिलता है। डायमेकस को किस यूनानी शासक ने अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था? अब देखिए प्रश्न क्या है कि डायमेकस को किस यूनानी शासक ने, यानी कि एंटीयोकस प्रथम जो था वो यूनानी शासक, उसने बिंदुसार के दरबार में जो है राजदूत बनाकर किसे भेजा था? डायमेकस को भेजा था। उस शासक का नाम भी याद रखना है, एंटीयोकस प्रथम, और जो राजदूत था वो था डायमेकस। परीक्षा में डायमेकस अभी तक पूछा गया है, तो डायमेकस से थोड़ा सा हटकर यह प्रश्न बनाया गया है कि किस शासक द्वारा उसको भेजा गया था, तो एंटीयोकस प्रथम द्वारा उसे भेजा गया था। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस, जिसको मेली द्वितीय भी कहा जाता है, ने किस मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो इन्होंने भेजा था डियानीसियस। इस नाम को ध्यान रखिए। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस जो थे, उन्होंने किस मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो डियानीसियस था। मिस्री राजदूत का भी यदि प्रश्न आ जाए कि मिस्री राजदूत, कौन सा मिस्री राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में था, तो ये आंसर होगा डियानीसियस। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखने हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुज्जरा अभिलेखों में सम्राट अशोक का क्या नाम मिलता है? तो सम्राट अशोक का दक्षिण भारत में, यानी सम्राट अशोक दक्षिणी भारत में भी गए थे, तो वहां पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं मास्की और गुज्जरा में, तो वहां पर अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक ही मिलता है। एक बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि किन अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो उसका आंसर था मास्की तथा गुज्जरा अभिलेख। अशोक को अभिलेखों में कौन सी उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो अशोक को जो है देवनामपीय या देवानामपीयदस्सी के नाम से विभूषित किया गया है अशोक को अभिलेखों में। लेकिन जो दक्षिण भारत के अभिलेख थे, जो मैंने अभी बताया, उसमें अशोक को क्या कहा गया? अशोक ही कहा गया है। सम्राट अशोक का विवाह कहां की राजकुमारी के साथ हुआ था? तो विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ था, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसकी कौन सी रानी का वर्णन मिलता है? कारुकाकी जो रानी थी, उसका वर्णन उसके अभिलेखों में मिलता है। इस पर भी स्टार लगा हुआ। राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान पर अधिकार किया था? 7 वर्षों बाद। अशोक के राज्याभिषेक के 7 वर्षों बाद कश्मीर और खोतान पर अधिकार कर लिया था अशोक ने। मौर्य साम्राज्य के काल में अशोक ने किस प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था? तमिल प्रदेश पर। मौर्य साम्राज्य का जो काल था, उसमें अशोक ने जो है तमिल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। कलिंग पर अशोक द्वारा कब आक्रमण किया गया? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, जो कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख से भी अधिक लोगों के मारे जाने का इसमें वर्णन मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार अशोक के आक्रमण के समय कलिंग पर किसका शासन था? तो कलिंग पर नंदराज का शासन था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, किस अभिलेख के अनुसार? हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय नंदराज नामक राजा का शासन था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी किसे बनाया गया? तो कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली को बनाया गया था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत जब कलिंग को जीत लिया गया, उसके बाद जो राजधानी धौली या तोसाली को बनाया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म किसके प्रभाव में आकर अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म जो है श्रमण, निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर अपनाया था। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक किसका उपासक था? तो अशोक जो है शिव जी का उपासक था।
मोगली पुत्र तिस्स का संबंध किस शासक से है? यह सम्राट अशोक से है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु कितनी गुहाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था, जिनके नाम दिए हुए हैं सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। इन 4 गुहाओं का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने कहां की धम्म यात्रा की थी? तो अशोक ने 10वें वर्ष में बोध गया की धम्म यात्रा की थी। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अब देखिए धम्म यात्रा क्या थी, तो उसका विवरण नीचे दिया गया है कि अशोक ने नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। कौन से आदर्श? जैसे विश्व का कल्याण करो, दया, दान, सत्य, ये सब धम्म के अंतर्गत आते हैं। तो अशोक ने 10वें वर्ष में बोध गया की धम्म यात्रा की थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कहां की धम्म यात्रा की? लुम्बिनी, जिसको कपिलवस्तु के नाम से भी जाना जाता है, यहां की धम्म यात्रा की थी 20वें वर्ष में। किस अभिलेख के अनुसार अशोक ने कपिलवस्तु की यात्रा के दौरान वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी, यानी कम कर दी थी। इसको क्या बोलेंगे? कम कर दी थी। तो रुम्मनदेई अभिलेख, अब ये रुम्मनदेई अभिलेख कहां पर है? लुम्बिनी, नेपाल में है ये रुम्मनदेई अभिलेख। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जो दर है वो घटाकर कितनी कर दी थी? 1/6 से 1/8। और रुम्मनदेई अभिलेख जो कहां पर है? लुम्बिनी, नेपाल में। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? तो राज्याभिषेक से संबंधित जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्स कहा है। अशोक के धम्म की परिभाषा कौन कौन से स्तंभ लेख में दी गई है? ये दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का विधान किस अभिलेख में मिलता है? ये तीसरे अभिलेख में मिलता है। अल्प संग्रह करो और अल्प व्यय करो। भाभू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। वे त्रिरत्न कौन से हैं? वे त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने जो त्रिरत्नों के प्रति अपने आस्था व्यक्त की है, तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। कई बार परीक्षा में प्रश्नों को विपरीत भी पूछ लेता है। निम्न में से बुद्ध द्वारा कौन से त्रिरत्न में अपनी आस्था प्रकट नहीं किए? तो नहीं शब्द आते हैं, इसे आपको ध्यान रखना। इन तीनों के अलावा जो चौथा होगा वही आंसर है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। सांची के स्तूप जो कि रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर हैं? अब ये तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि सांची के स्तूप कहां पर है? रायसेन मध्य प्रदेश में। लेकिन किस नदी के तट पर है इसको ध्यान रखिए। बेतवा नदी के तट पर है। कहां पर है? बेतवा नदी के तट पर। महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार लगा हुआ है। सारनाथ के स्तूप कहां स्थित है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अशोक ने किस शिलालेख के द्वारा यज्ञ में पशु बलि पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था? जो प्रथम शिलालेख था उसके द्वारा पशु बलि पर रोक लगाने का जो है आदेश पारित अशोक द्वारा किया गया था। अशोक ने कौशांबी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत करने के आदेश किन लघु स्तंभों के माध्यम से दिए थे? सांची और सारनाथ के जो लघु स्तंभ है उनके माध्यम से जो संघ में, बौद्ध धर्म में जो संघ होते हैं उसमें फूट डालने का जो कार्य कर रहे थे भिक्षु भिक्षुणियों, उनको बहिष्कृत करने का आदेश जो है अशोक ने दिया था। कौन से लघु स्तंभों के माध्यम से? सांची और सारनाथ लघु स्तंभों के माध्यम से। पशुओं का शिकार करने वाली विहार यात्राओं के स्थान पर अशोक ने कौन सी यात्रा शुरू की थी? धम्म यात्रा। पहले होती थी विहार यात्रा जिसमें पशुओं का शिकार किया जाता था, लेकिन अशोक ने पशुओं का शिकार मना किया और धम्म यात्रा शुरू करवाई। सम्राट अशोक द्वारा
प्रत्येक 5वें वर्ष में अपने कर्मचारियों को धर्म के प्रचार हेतु भेजना को लेखों में क्या कहा गया है? अनुसंधान। यानी 5 वर्ष में जो है उसके कर्मचारी थे वो अनुसंधान करके लाते थे, तो वो एक धर्म की यात्रा पर भेजते थे, धर्म का प्रचार करने भेजते थे कि लोगों में धर्म के प्रति आस्था है या नहीं है। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने कौन से महामात्रों की नियुक्ति की थी? उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेरणा अशोक को किससे मिली? तो ये मिली थी डेरियस प्रथम से मिली थी, जो कि ईरानी राजा था। इसको दारा के नाम से भी जाना जाता था। अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेरणा डेरियस प्रथम जो है, इससे अशोक को प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक का मनसेरा शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? ये खरोष्टी लिपि में। तो आप देखिए पिछले जो प्रश्न था ये सम्राट अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में, तो सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन सम्राट अशोक का जो मनसेरा शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से जो प्राप्त हुआ है अभिलेख वो कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। इसको आप ध्यान रखिएगा। एक साथ 7 लेख किस स्तंभ पर उत्कीर्ण है? तो टोपरा स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जो बाद में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख कौन कौन से अभिलेखों में मिलता है? ये दूसरे व तीसरे अभिलेखों में मिलता है। यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने ये पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी अशोक के अभिलेखों को। तामपर्णी जो कि श्रीलंका के राजा ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामपीय की उपाधि धारण की थी, तो वो राजा कौन सा था? राजा तिस्य था। तो राजा तिस्य ने जो है अशोक से प्रभावित होकर देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी, जो कि तामपर्णी श्रीलंका का राजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण कब से माना जाता है? तो राजा तिस्य ने अपने दूसरे राज्याभिषेक के समय अशोक को आमंत्रित किया था, जिसमें स्वयं अशोक नहीं गया था, उसका पुत्र गया था महेंद्र, जो बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा था। तब से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी अशोक की। तब तक उसने 40 वर्षों तक शासन किया था। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल को दिव्यावधान में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के उत्तराधिकारी मतलब अशोक के पुत्र को धर्म विवर्धन कहा गया है दिव्यावधान में। राज तरंगिणी के अनुसार राजा कुणाल के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो उस समय कश्मीर का शासक था जलोक। ये राज तरंगिणी की रचना किसने की? कल्हण। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन कहां का स्वतंत्र शासक था? अशोक का जो एक और पुत्र था वीरसेन, वो गांधार का स्वतंत्र शासक था। राजा कुणाल के अंधे होने के कारण मगध साम्राज्य का भार किसने संभाला था? तो मगध साम्राज्य का भार संप्रति ने संभाला था, जो कि कुणाल का ही पुत्र था। अब मान लीजिए प्रश्न थोड़ा सा अलग आ जाए कि मौर्य साम्राज्य में कौन सा राजा जो था वो देख नहीं सकता था, या कौन सा राजा था जो अंधा था? तो वो कुणाल राजा था, जो कि अंधा था। इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सभी प्रश्नों का समावेश मौर्य काल के इसमें किया गया, एक से एक छोटा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपके लिए डाले गए हैं, ताकि आप इनको कभी भी देख सकें, याद कर सकें। तो हमारे चैनल नीति क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे प्रश्नों को आपको एग्जैक्ट एक रूप में मिल सकें और आपका अध्ययन लगातार जारी रहे। अब देखिए कक्षा 10वीं की बुक जो है, 9वीं की बुक है, इनके चैप्टर बड़े बड़े हैं और इनका यदि पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया जाएगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा, 5-6 घंटे से ज्यादा का बनेगा। तो इतना बड़ा वीडियो आप देख भी नहीं पाएंगे, तो टुकड़ों में हम याद करेंगे। तो हमें
टुकड़ों में याद करते हुए, यानी छोटे छोटे प्रयास से भी अपने कंप्लीट चैप्टर पूरे करने हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार का हमारा प्रयास है। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को किस मौर्य शासक ने दान में दी थी? तो नागार्जुनी गुफाएं दी थी दशरथ, जो कि कुणाल का पुत्र था, उसने आजीवकों को दान में दी थी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धत अंतिम मौर्य सम्राट था। वृद्धत की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, जो वृद्धत का ही मंत्री रहा है। भारत में पहली बार केंद्रीयकृत शासन की स्थापना किस काल में हुई? तो ये मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। केंद्रीय शासन भी था, प्रांतीय शासन भी था। जिस प्रकार वर्तमान की शासन व्यवस्था है वो मौर्य काल में भी थी, देखने को हमें मिलती है। कौटिल्य द्वारा राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए गए हैं? तो कौटिल्य द्वारा राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए गए हैं। कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। मौर्य काल में मुख्यमंत्री और पुरोहित के चरित्र का परीक्षण करना क्या कहलाता था? ये कहलाता था उपदा परीक्षण। अब उपदा परीक्षण क्यों कहा जाता कहलाया? क्योंकि मुख्यमंत्री और पुरोहित जो थे, इनको वर्तमान जो मंत्रिमंडल होता है, जिसको अपन इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, तो कैबिनेट में इनको शामिल किया जाता था। ये स्पेशल व्यक्ति होते थे जो पूरे राज्य के बारे में जानते थे और निर्णय लेने का अधिकार इनको होता था। इसलिए इनके लिए विशेष परीक्षण किया जाता था, जिसे उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, जिनको हम वर्तमान में संविधान में, राजनीति में हमने पढ़ा होगा, वही मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद उस समय मौर्य काल में थी। और मंत्रिमंडल जो कैबिनेट थी, उसमें शामिल होने के लिए उपदा परीक्षण किया जाता था। मौर्य काल में परिशाह मंत्रिण किसका रूप माना जाता है? तो परिशा मंत्रिण मंत्री परिषद का रूप माना जाता है। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिमंडल तो था मुख्य लोगों का समूह, और मंत्री परिषद जो है उसमें मंत्रियों का समूह था, जिसमें सभी प्रकार के मंत्री थे। लेकिन मुख्य जो मंत्री थे वो किसमें थे? मंत्रिमंडल में थे। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता था? इनको तीर्थ कहा जाता था। अब इसमें अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? 18 विभागों का। और उन विभागों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तो आपके सिलेबस में देखिए, प्रशासन से संबंधित भी प्रश्न दिए गए हैं। आप सिलेबस को गौर से देखिए, उन प्रश्नों का समावेश भी इसमें किया गया है, ताकि कोई भी प्रश्न परीक्षा में आ जाए आप उसको सोल्व कर सकें, ताकि आपका सिलेक्शन एक एक प्रश्न से ही होता है। परीक्षाओं में पॉइंटों से बच्चे रह जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमने निकाला कि बच्चे को एक एक प्रश्न का अध्ययन किया जाए, ताकि वो आसानी से एग्जाम में प्रश्नों को हल कर सके। अगला प्रश्न, मौर्य काल में तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो तीर्थ का अध्यक्ष क्या कहलाता था? महामात्र कहलाता था। मौर्य काल में महत्वपूर्ण तीर्थ कितने थे? 4 महत्वपूर्ण तीर्थ थे। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये 4 महत्वपूर्ण तीर्थ थे। राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व मौर्य काल में किसके पास था? तो ये समाहर्ता के पास था। ना समाहर्ता के पास कौन सा दायित्व था? राजस्व को एकत्रित करता था, आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट को तैयार करने का उत्तरदायित्व समाहर्ता के पास था। मौर्य काल में सन्निधाता किसे कहा जाता था? तो कोषाध्यक्ष जो था उसको ही सन्निधाता कहा जाता था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है? 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा किया गया है। वन विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आठविक। वन विभाग, आठविक शब्द जब दिया जाए तो उसका अर्थ है वन विभाग। मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे था? लक्षणाध्यक्ष को मुद्रा जारी करने का अधिकार था। अशोक के समय मगध साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो मगध साम्राज्य जो है 5 प्रांतों में विभक्त था। अब देखिए, केंद्रीय और प्रांत, तो 5 प्रांत थे। उत्तरापद जिसे तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तौसली, दक्षिणापद जिसे स्वर्णगिरी और मध्य देश जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। प्रांतीय प्रशासन और पदाधिकारी, अब देखिए प्रांतों में
जीतता। तो प्रांतीय प्रशासन किस रूप में था? प्रांत, विषय, जिला, ग्राम, ये इसका सीक्वेंस है, क्रमश है। सबसे बड़ा प्रांत, फिर विषय, फिर जिला, फिर ग्राम। और इस प्रकार इनके पदाधिकारी कौन थे? तो प्रांत में थे कुमार या आर्यपुत्र, यानी प्रांतों के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र। विषय के विषयपति को, जिला के पदाधिकारी को स्थानिक कहा जाता था, जो कि समाहर्ता के अधीन था। और ग्राम, 10 गांवों के जो समूह था उसका अधिकारी कहलाता था गोप। और ग्राम के अधिकारी तो ग्राम अधिकारी कहलाएंगे, जो सबसे छोटा था वो ग्राम, तो ग्राम का अधिकारी ग्राम अधिकारी। और 10 गांवों का समूह जो था उसके अधिकारी को क्या कहते थे? गोप कहते थे। तो गोप जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ग्राम का मुखिया होता था। तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया कौन होता था? तो गोप उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच किसके द्वारा की जाती थी? तो कि प्रदेष्टि के द्वारा की। किसके द्वारा? प्रदेष्टि। स्थानिक गोप ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच प्रदेष्टि के द्वारा की जाती थी, जो कि समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध कितने सदस्यों का मंडल करता था? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया कि 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था जो नगर का शासन प्रबंध करता था। नगर शासन प्रबंध का मंडल कितनी समितियों में विभक्त था? तो ये 6 समितियों में विभक्त था। पहली समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी, दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करना, तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चौथी समिति जो थी व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, और विक्रय मूल्य, छठी समिति होती विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। इन 6 समितियों का काम था। क्रमशः एक समितियां लिखी हुई हैं और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी और सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक उस समय क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। अंतपाल, ये एक बार परीक्षा में आ चुका है कि सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? अंतपाल कहते थे। धर्म स्थीय और कंटक शोधन क्या कहलाते थे? तो न्यायालयों के नाम है ये, धर्म स्थीय और कंटक शोधन। अब धर्म स्थीय और कंटक शोधन का नीचे देखिए वर्णन दे रखा है कि जो कंटक शोधन न्यायालय थे इनमें निर्णय कौन करता था? तो इसमें 3 प्रदेष्टि और 3 अमात्य मिलकर निर्णय करते थे। और धर्म स्थीय में जो है 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य मिलकर निर्णय करते थे। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? 3 अमात्य तो देखिए दोनों में, 3 अमात्य दोनों में दे रखे हैं, तीनों में। अब इसके अलावा दोनों में जो है एक तो प्रदेष्टि और एक में धर्मस्थ है। तो जो धर्मस्थीय है वो उसमें धर्मस्थ आ जाएगा, उसमें आप व्यवहारिक शब्द याद रख लो। और कंटक शोधन में जो है प्रदेष्टि है। नेक्स्ट, दीवानी अदालत के समकक्ष किस न्यायालय को बताया गया है? तो धर्म स्थीय को जो है वर्तमान दीवानी अदालत के समकक्ष बताया गया है, जिसमें चोरी डाके लूट के मामले आते थे। और चोरी डाके और लूट के मामलों को उस समय क्या कहा जाता था? साहस कहते थे। क्या कहते थे? साहस। अब परीक्षा में आ जाएगी साहस क्या कहलाता है? तो साहस है चोरी डाके लूट के जो मामले थे वो साहस कहलाते थे। और कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहलाते थे। तो ये सब मामलों को धर्म स्थलीय न्यायालय द्वारा देखा जाता था। चोरी के, डाके के, लूट के, कुवचन करना यानी गाली गलौज, मानहानि, मारपीट, इन सबको जो है धर्म स्थलीय न्यायालय में देखा जाता था। फौजदारी अदालतों के समकक्ष मौर्य काल में किस न्यायालय को माना जाता था? तो कंटक शोधन जो न्यायालय है उसको फौजदारी अदालतों के समकक्ष माना गया है। उस समय नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहते थे तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुक्त कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के कितने मुख्य अंग हैं? तो कानून के 4 मुख्य अंग हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। कौटिल्य ने सामाजिक संगठन का आधार किसे माना है? वर्णाश्रम व्यवस्था को माना है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया है? 7 जातियों में। कृषि के विभागाध्यक्ष को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? सीताध्यक्ष। कृषि से संबंधित प्रश्न आ जाए तो उसका विभागाध्यक्ष कौन था? सीताध्यक्ष। तो ये इस प्रकार से हमने
मौर्य काल से संबंधित सारे प्रश्नों का समावेश किया है ताकि आप संपूर्ण स्टडी कर सकें और रीट में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो हमारे चैनल नीति क्लासेज के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए आ रहे हैं, तो प्रत्येक वीडियो का आप पूर्ण रूप से अध्ययन करें ताकि आपको सारे प्रश्न एक साथ ही पढ़ने को मिल जाए और बार बार आपको जो है अलग से पढ़ने, अलग से स्टडी करने के लिए मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि सभी प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है और आने वाले सभी वीडियो में भी सभी प्रश्नों का समावेश आपको मिलेगा। और अभी छठी का जो है संपूर्ण इतिहास का वीडियो हमने डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और भी 7वीं 8वीं के एग्जाम वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और 9वीं 10वीं के जो वीडियो है वो पार्ट के रूप में आएंगे, क्योंकि एक साथ इतने बड़े प्रश्नों को, इतने सारे प्रश्नों को, पूरी बुक को कलेक्ट करके एक ही वीडियो में लाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने छठी 7वीं 8वीं के तो एक ही वीडियो बनाए हैं। बाकी और जो वीडियो आएंगे 9वीं 10वीं के वो पार्ट के रूप में आएंगे। तो हमारे चैनल नीति क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए वीडियो डालते ही और आप उसका अध्ययन कर सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।